हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस आगरा में। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026-27 विज्ञान वर्ग के चैप्टर 10, जिसका एक हिस्सा है परिवहन या संचरण तंत्र। यह हम पढ़ने जा रहे हैं। पीछे का पोर्शन हमने पहले ही क्लियर करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में बताया क्या होता है। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र मतलब हृदय, रक्त वाहिनियाँ एवं रक्त रुधिर से मिलकर बना होता है। ये समझ में आ गया। परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आता है। मानव हृदय गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार पेशी रचना है। ये बच्चुआ में बाईं ओर स्थित होता है। हृदय में 4 बेस अर्थात कक्ष पाए जाते हैं। 2 ऊपरी कक्ष अलिंद बोलते हैं इनको, 2 निचले कक्ष निलय कहलाते हैं। हृदय के दाएं भाग दायां अलिंद दायां निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त तथा बायां अलिंद और बायां निलय ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। आगे देखिए, ये चित्र दिया गया है, समझने का प्रयत्न करें। ये आपका मानव हृदय, इसमें फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसी धमनी दी हुई है। ये आपकी फुफ्फुसी सिरा, ये फुफ्फुसी सिरा है। शरीर से महाधमनी, ये शरीर से महाधमनी है। ये शरीर से महाधमनी, ये शरीर से महासिरा है। ये शरीर से महाधमनी है। ठीक, फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों की कोशिकाएं ये होती हैं, यहाँ पर मिलता है। आगे देखिए, रक्त परिवहन क्या होता है। शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त CO2 युक्त रक्त अर्थात अशुद्ध रक्त स्राव द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। दाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुंचता है, जहां से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में भेजा जाता है। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। यहाँ से ऑक्सीजन युक्त फुफ्फुस सिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में लाया जाता है। बाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुंचता है। बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। रुधिर वाहिनियाँ, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने वापस हृदय में लाने के लिए रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। इन्हें धमनी, सिरा, केशिका में बांटा गया है। इन्हें कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में। धमनियाँ ये गहरे रंग की दिखाई देती हैं। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त अर्थात शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी होती हैं तथा लचीली होती हैं, क्योंकि इनमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। सिराएं देखिए क्या होता है। ये हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाते हैं। इसमें रक्त कम दाब के साथ बहता है। इसकी दीवारों पर कपाट पाए जाते हैं, रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकने के लिए। शरीर में फुफ्फुस अर्थात पल्मोनरी धमनी अपवाद है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। फुफ्फुस पल्मोनरी सिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। हृदय स्पंदन को मापने वाले यंत्र स्टेथोस्कोप आला जिसको बोलते हैं कहलाता है। केशिका, धमनियाँ तथा सिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाएं विभाजित हो जाती हैं, इन्हें केशिका कहते हैं। देखिए केशिका में बताता हूँ कैसी होती है। ये केशिका होती हैं आपकी। ये क्या है? केशिका। रक्त क्या होता है? रुधिर, ब्लड, सभी जंतुओं में पाए जाने वाला तरल पदार्थ रक्त कहलाता है। कशेरुकी अर्थात जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कशेरुकी कहते हैं। रक्त का रंग लाल होता है तथा अकशेरुकी जंतुओं में रक्त रंगहीन या अन्य रंगों का हो सकता है। रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रुधिर के मुख्य 2 भाग, रुधिर कणिकाएं या प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं, रुधिर का लगभग 45% भाग इनसे बना होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, RBC। लाल रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी हुई गोल तस्करी नुमा होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। इनका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। ये शरीर में अस्थि मज्जा में बनती हैं। भ्रूण में कणिकाएं यकृत और प्लीहा में बनती हैं। समझ आ गया? लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य, इनके प्रमुख कार्य। लाल रक्त कणिकाएं मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं, अर्थात कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन के आदान प्रदान करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, अनियमित आकार की WBC RBC की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। यह रंगहीन होती हैं तथा प्लीहा में बनती हैं। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। WBC श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य, यह शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। इसमें शरीर में रोग उत्पन्न ना हो, यह शरीर में
अशक्त और तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी, केंद्रकहीन, द्विउत्तलीय, बाइकॉन्वेक्स प्लेट नुमा होती हैं। 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2 से 5 लाख तक होती है। इनका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थप्पा बनने में सहायता करती हैं। ये चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर स्राव अर्थात रक्त बहाव को नियमित करने में सहायता करती हैं। पुरुषों में 1 घन मिलीलीटर रक्त में आरबीसी की संख्या 55 लाख तथा स्त्रियों में 45 से 50 लाख होती है। मनुष्य के 1 घन मिलीलीटर रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 9000 तक होती है। ऊंट के रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं अंडाकार व केंद्रक युक्त होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्लाज्मा, यह हल्का पीला चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ है। यह रुधिर का 55 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इनमें 90% जल, 10% कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, अम्ल तथा हार्मोन्स होते हैं। रुधिर कैसे जमता है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, चलिए जानते हैं। रुधिर का जमना एक रासायनिक प्रक्रिया है। शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान की रुधिर कोशिकाएं फट जाती हैं और रुधिर के बाहर वायु के संपर्क में आते ही क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स विघटित हो जाती हैं, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजेन नामक निष्क्रिय प्रोटीन सक्रिय फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशों की भांति होती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान पर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थप्पा बन जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। कभी कभी चोट या घाव हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है, इसे सीरम कहते हैं। रुधिर वर्ग। मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए, प्रतिजन बी। प्रतिरक्षी रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी स्मॉल ए, प्रतिरक्षी स्मॉल बी। वैज्ञानिक खोज के आधार पर कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए, बी, ए बी तथा ओ। तालिका जो आपको दिख रही है इंपॉर्टेंट है, इस तालिका को समझने की कोशिश करें। ये जो क्रमांक दिया है ऐसे दिया है, इसको समझें। सबसे पहले आपका ए है। ए क्या है, प्रतिजन ए से मिलता है एंटीजन, और प्रतिरक्षी स्मॉल बी। जो बी वाला है कैपिटल बी, प्रतिजन क्या है इसका, बी है, और प्रतिरक्षी क्या है, ए है। ए बी का ए और बी है प्रतिजन, और इसका कोई नहीं है एंटीबॉडी, ठीक है। प्रतिरक्षी ओ का के कौन है, कोई नहीं है, एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी ए और बी है। समझ में आ गया। रक्त का थप्पा के समान जमना अविश्लेषण तभी होता है जब प्रतिजन ए प्रतिरक्षी ए के साथ उपस्थित हो अथवा प्रतिजन बी प्रतिरक्षी स्मॉल बी के साथ उपस्थित हो। इसके अविलेषण के कारण रक्त कोशिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं तथा रक्त का बहाव रुक जाता है, जिसके कारण रक्तग्राही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। हृदय स्पंदन, दोनों अलिंद दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते फैलते हैं, जिसे क्रमशः संकुचन और सितरन कहते हैं। इसके कारण धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे हृदय स्पंदन धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार हृदय स्पंदन होता है अर्थात धड़कता है। रक्त का आदान प्रदान, चोट लगने या शरीर में रक्त की कमी होने पर अलग से रक्त चढ़ाकर इसे पूरा किया जाता है। इस प्रक्रिया को रुधिर आदान कहते हैं। इस प्रक्रिया में दाता ग्राही दोनों के रक्त वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। रुधिर देने वाले को दाता तथा रुधिर ग्रहण करने वाले को ग्राही कहा जाता है। रुधिर वर्ग ओ सर्वदाता, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रुधिर वर्ग ए बी सर्वग्राही है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट तालिका रुधिर वर्ग की दिए। ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी केवल ए बी को दे सकता है, ओ सबको दे सकता है, और ए बी सबसे ले सकता है, ठीक है। प्रश्न को चल लीजिए। रुधिर बैंक ब्लड बैंक में रुधिर किस ताप पर रखा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होगा 4.5 सेल्सियस या 40 फ़ारेनहाइट पर। रुधिर को रुधिर बैंक में सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, होगा रुधिर में सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक का नाम बताओ। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी बैंक है। पौधों में परिवहन कैसे होता है समझने की कोशिश करें, बहुत छोटा सा। पौधों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक वाहिनियों का एक तंत्र होता है, जो 2 प्रकार के जटिल ऊतकों से बना होता है। दारू
मतलब जाइलम, पोषवाह अर्थात फ्लोएम। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज लवणों को घोल के रूप में तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा पौधे के समस्त भागों तक पहुंचता है। अब तक आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू करेंगे। इनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य, इसका आंसर होगा रोगों से शरीर की रक्षा करना। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कक्ष पाए जाते हैं टोटल 4। मानव शरीर में मानव हृदय में प्रकोष्ठ की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। निम्न में सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह वो हो गया रुधिर का थप्पा जमाने में सहायक है। रुधिर का थप्पा जमाने के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है। पल्मोनरी स्राव खुलती है, तो पल्मोनरी स्राव की खुलती है बायां अलिंद में। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वग्राही समूह है। सर्वग्राही समूह कौन सा है? ए बी। निम्न में से सही मिलान है। रक्त का तरल भाग जाइलम, ये गलत है। रक्त का थप्पा बनना, ये सही है प्लेटलेट्स। रक्त का छानन प्रक्रिया गलत, प्लाज्मा। रक्त का परिवहन डायलिसिस, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 9वां, किस ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर होगा ए बी। किस विद्युत वर्ग में प्रतिजन नहीं पाया जाता? तो प्रतिजन नहीं पाया जाता, ओ होगा इसका आंसर। 11वां, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फूलों को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक है, तो क्रोमोप्लास्ट। एक कोश की जीभ में परिवहन होता है, तो एक कोश की जीभ में परिवहन किसके द्वारा होता है? ये होता है बंद परिवहन के द्वारा। इसमें मानव कोशिका का ऑक्सीजन पहुंचने का सही क्रम है। इसमें देखिए नाक, वायु, नाक, फेफड़े। फेफड़े डायरेक्ट आ गया, श्वास नली बीच में आएगा। वायु, नाक, रक्त आ गया, बीच में नहीं आएगा। ये दोनों गलत, ये दोनों गलत। सी में देखिए वायु, नाक, श्वास नली, ये ठीक है। उसके बाद फेफड़े, उसके बाद रक्त, उसके बाद कोशिका, ये ठीक है। ये आपका सी वाला सही हो जाएगा आंसर, इसमें ठीक है दे रहा है। पादपों में जल का परिवहन होता है, तो पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप जो सम्मेलन ऊतक होता है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर है जाइलम। 18वां प्रश्न, रक्त परिसंचरण की खोज की थी, किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। 19वां प्रश्न, शरीर का अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है, तो रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में। मानव रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं द्वारा बना होता है? तो आपका 40% भाग। मेढक के हृदय में होता है, तो मेढक के हृदय में क्या होता है? 2 अलिंद होते हैं, एक नीला पाया जाता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। पादपों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। जल का जाइलम के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। रक्त के छनन की विधि कहलाती है। रक्त के छनन की विधि क्या कहलाती है? अपोहन। मानव मस्तिष्क को स्वच्छता प्रदान करती है। मानव मस्तिष्क को स्वच्छता प्रदान करती है, तो क्या करता है? खोपड़ी। ये आपके आंसर शीट है, आप आंसर चेक कर सकते हैं इससे। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।